नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड सबस्टेशन और इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में आज जानते हैं 33/11 kV के डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस का सिंगल लाइन डायग्राम किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और समझते हैं 33 kV की बस बार और 11 kV की बस बार पे रेस्पेक्टिवली इनकमिंग लाइंस और आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स के कनेक्शंस, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सीटीज, एलए की क्या पोजीशंस रखते हैं और दोनों बस बार के बीच में स्टेप डाउन एक्शन का ट्रांसफॉर्मर किस तरह से स्विच, कंट्रोल और प्रोटेक्ट रखा जाता है, जानते हैं 33/11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अगर आपको ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेटिंग प्लांट से कंज्यूमर लोड सेंटर्स पर ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स के थ्रू भेजा जाता है और ब्लू फ्रेम में आया हुआ ये नेटवर्क पावर सिस्टम का आखिरी चरण डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बल्क पावर को लार्ज डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करते हुए प्राइमरी ट्रांसमिशन की वोल्टेज बहुत अधिक 765 kV, 400 या 220 kV हो सकती है। इसे हम स्टेप डाउन करके 132 kV की सब ट्रांसमिशन वोल्टेज में बना देते हैं और ये 132 kV वोल्टेज स्टेप डाउन होकर 33 kV वोल्टेज बना दी जाती है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से 33 kV 3 फेज 3 वायर ओवरहेड लाइन एक 33/11 kV सबस्टेशंस तक पहुंच जाती है और ट्रांसमिशन कंपनी का काम अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टेक ओवर कर लेती है। बल्क कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई 33 kV पे दी जा सकती है या फिर 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करके छोटे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सप्लाई 11 kV पे दी जा सकती है या फिर पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे 11 kV को 415 वोल्ट बनाकर छोटे कंज्यूमर्स को सिंगल फेज या 3 फेज की सप्लाई या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से दी जा सकती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का 33/11 kV सबस्टेशंस बहुत सारी एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ हम अलग अलग लाइनों, फीडर्स के बीच में स्विचिंग, कंट्रोल, पूरे पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग और सिस्टम में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट और वोल्टेज रेगुलेशंस के काम कर सकते हैं। साथ ही हमारी 33 kV की वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आगे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 11 kV में बदला जाता है। 11 kV प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को पोल माउंटेड सबस्टेशंस की मदद से हम 440 वोल्ट की लाइन टू लाइन और 220 वोल्ट की लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज में बदलकर अलग अलग कंज्यूमर्स को सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शंस दे सकते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 33/11 kV सबस्टेशंस के इक्विपमेंट, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, अलाइड दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम सबस्टेशन का स्टाफ करता है। वहीं बचे हुए पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का 33 kV की लाइनें हुई, 11 kV की सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हुई, पोल माउंटेड सबस्टेशंस हुए या फिर 440 वोल्ट का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो सभी काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विंग करती है। सबस्टेशन में 33 kV की बस या 11 kV बस का पावर ग्रिड से जो इनकमिंग लाइंस के थ्रू या आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फीडर से कनेक्शन है वो आइडेंटिकल नेचर का है। इनकमिंग लाइंस में लाइन और अर्थ के बीच में शंट में पैरेलल में सबसे पहला एलिमेंट लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर है। उसके बाद इनकमिंग लाइन को बस बार में स्विच और कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर और उसके दोनों तरफ आइसोलेशन के लिए आइसोलेटर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। लाइन में करंट को प्रोपोर्शनल स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है जो लाइन के 400 एम्पियर करंट को भी 1 एम्पियर में कन्वर्ट करके मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स में और प्रोटेक्शंस के लिए रिलेज में भेजा जाता है। बस बार के पैरेलल में पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम बस की वोल्टेज को एक प्रोपोर्शनल रिड्यूस्ड 110 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और पीटी का ये जो आउटपुट 110 वोल्ट सिग्नल है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रोटेक्टिव रिलेज को भेजा जाता है। 33 kV की बस बार और 11 kV बस बार के बीच में दो
ट्रांसफॉर्मर आपस में पैरेलल में 33 केवी लाइन वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 11 केवी लाइन वोल्टेज में बदलने के काम आता है। ट्रांसफॉर्मर के दोनों एंड पे लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाए हुए होते हैं और स्विचिंग और कंट्रोल के लिए हम सर्किट ब्रेकर के साथ आइसोलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। इस सबस्टेशन की टोटल कैपेसिटी 12.6 MVA है, जिसमें दो 6.3 MVA के ट्रांसफॉर्मर इक्वली शेयर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर जब ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल कूलिंग के साथ इस्तेमाल होते हैं तो इनका रेटेड आउटपुट 5 MVA होता है, लेकिन अगर हम ऑयल नेचुरल के साथ एयर फोर्स कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो रेटिंग 25% एक्सीड होकर 6.3 MVA हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मर की 33 केवी की HT वाइंडिंग को हमने डेल्टा कनेक्ट किया हुआ है और जो 11 केवी की LT वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्ट है और न्यूट्रल को हम एक रेजिस्टेंस के साथ यहाँ ग्राउंड कर रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जहां LT लाइन वोल्टेज प्राइमरी हाई टेंशन की वोल्टेज से फेज में 30 डिग्री आगे की तरफ है। 11 केवी बस पर आउटगोइंग फीडर डिस्ट्रीब्यूटर्स के कनेक्शंस होते हैं और इस बस को हमने दो सेक्शंस में एक सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर कॉम्बिनेशन से बांटा हुआ है, ताकि इमरजेंसी कंडीशंस पे अगर किसी एक सेक्शंस में फॉल्ट और रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो दूसरा सेक्शंस इमरजेंसी सर्विसेज को कैटर कर पाए। आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में स्विच और कंट्रोल के लिए सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और लाइन के करंट को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर लाइन करंट को प्रोपोर्शनल स्मॉल 1 एम्पियर ऑर्डर में मेजरमेंट और प्रोटेक्शंस के लिए कन्वर्ट कर देता है। इस आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फीडर का भी सबस्टेशन की तरफ जो पहला एलिमेंट है वो लाइटनिंग अरेस्टर, जिस तरह से इनकमिंग लाइन में पहला एलिमेंट लाइटनिंग अरेस्टर था, उसी तरह से आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूटर में भी पहला सबस्टेशन की तरफ पहला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लाइटनिंग अरेस्टर है। 11 केवी बस पर हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। एक ऑक्सिलरी स्टेशन ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम इनकमिंग 33 केवी वोल्टेज को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके सबस्टेशंस की लोकल इलेक्ट्रिकल नीड्स को पूरा करते हैं। इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में HT साइड्स में ऑन लोड टेप चेंजर्स का प्रोविजन है, जिसकी मदद से हम इनपुट लाइन वोल्टेज में या सेकेंडरी लोड में वेरिएशन होने पर भी सेकेंडरी 11 केवी बस की वोल्टेज को रेगुलेटेड रख सकते हैं। इस 33/11 केवी सबस्टेशंस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन 33 केवी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 11 केवी में कन्वर्ट करना है और इस काम को दोनों बसेस के बीच में लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर करता है। इस पूरे सबस्टेशन का ये दो ट्रांसफॉर्मर सबसे मेन कंपोनेंट है। इनकी लागत भी पूरे GSS में किसी भी दूसरे कंपोनेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इन दोनों ट्रांसफॉर्मर और सबस्टेशंस पे जितनी भी हमारी इनकमिंग लाइनें हैं या आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स हैं और दूसरे कंपोनेंट्स हैं, इन सब के प्रोटेक्शन, कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट सबस्टेशंस पे लगाए हुए हैं, जिनमें 33 केवी पे हम SF6 सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लाइनों के साथ हों या ट्रांसफॉर्मर की HT वाइंडिंग को बस से कनेक्शन करते समय रास्ते में सीरीज में हो। वहीं 11 केवी पे हम स्विचिंग और कंट्रोल के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरफ लाइनों और डिस्ट्रीब्यूशन फीडर के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से बचने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर का प्रयोग कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोटेक्शन के लिए लाइनों के सीरीज में करंट ट्रांसफॉर्मर और बस के पैरेलल में पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर PTs का इस्तेमाल किया गया है। प्रोटेक्शन को मैनेज करने के लिए कंट्रोल पैनल्स में अलग अलग प्रकार की रिलेज का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सिलरी रिलायबल DC सप्लाईज के लिए बैटरी और बैटरी चार्जर का भी अरेंजमेंट सबस्टेशंस पे किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इस सबस्टेशंस में दो 33 केवी की इनकमिंग लाइंस हैं और 11 केवी के 5 डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स हैं। वहीं 11 केवी पे हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं और 33 केवी की बस पे एक स्टेशन ट्रांसफॉर्मर की मदद से 440 वोल्ट की एक लोकल सप्लाई भी प्राप्त की जा रही है और ये ट्रांसफॉर्मर छोटी पावर रेटिंग 100 केवीए का हो सकता है और ये दोनों हमारे 5 MVA के ON-AN कूलिंग के साथ और 6.3 MVA पावर कैपेसिटी ON-AF कूलिंग के साथ
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों बसेस के बीच में आपस में पैरेलल में इस्तेमाल हो रहे हैं। सबस्टेशन का यार्ड जो है, स्विच यार्ड, वो एक ओपन एरिया है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट को इस तरह से आपस में हमने असेंबल किया हुआ है कि वो सब मिलकर हमारे लिए डिजायर्ड स्विचिंग, कंट्रोल, वोल्टेज लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफार्मर की मदद से एक्टिविटी कर देते हैं। और यहाँ हम इस स्विच यार्ड में ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, बस बार्स, सीटीज, पीटीज, सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेशन के लिए आइसोलेटर, अलग अलग कंपोनेंट को ग्राउंड स्ट्रक्चर से इंसुलेट करने के लिए पोस्ट इंसुलेटर, और ये जो स्ट्रक्चर है बस बार के कंडक्टर्स को इंसुलेशन के साथ सपोर्ट करने और अलग अलग इक्विपमेंट के आपस में इंटरकनेक्शन करने के लिए टर्मिनल जेंट्री का हम इस्तेमाल करते हैं। आउटडोर में इरेक्ट होने वाली हमारी लंबी इनकमिंग लाइंस या आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स हैं, ओपन स्विच यार्ड में सबस्टेशंस के इक्विपमेंट्स हैं, दूसरे कंडक्टर, ट्रांसफार्मर हैं, इन सभी पे आकाशीय बिजली, लाइटनिंग सर्जेस के खतरे हो सकते हैं। अगर कोई लाइटनिंग ओवर वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे कंडक्टर सिस्टम में रन करती है जिसकी वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से कई गुना ज्यादा, हजारों वोल्ट हो सकती हैं। और ये हाई वोल्टेज हमारी लाइन और इक्विपमेंट के इंसुलेशंस को डैमेज कर सकती हैं, हमारे सबसे कीमती और नाजुक इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर को डैमेज कर सकती हैं। और ऐसा लाइटनिंग ओवर वोल्टेज लाइनों के साथ ट्रेवल करता हुआ अगर घरों में पहुंच जाए तो वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तो डैमेज करेगा ही, होम अप्लायंसेस को भी डैमेज करेगा, वो मौत जैसे खतरे भी बन सकता है। ऐसे सभी लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के सर्जेस से बचाव के लिए सबस्टेशन के इक्विपमेंट और ट्रांसफार्मर जैसे नाजुक और महंगे डिवाइस को बचाव के लिए हम सभी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइनों के फर्स्ट एंड पे लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर की इंस्टॉलेशंस करते हैं। और ऐसे सर्ज डाइवर्टर को ट्रांसफार्मर की दोनों एचटी और एलटी वाइंडिंग के करीब भी एडिशनल प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबस्टेशन में जो इनकमिंग ओवरहेड 33 केवी की लाइन है उसका पहला जो कंपोनेंट कनेक्ट होता है लाइन और अर्थ के बीच में लाइन के पैरेलल, वो लाइटनिंग अरेस्टर है। एक लाइटनिंग अरेस्टर फीडर लाइन में ट्रेवल करती हुई लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के सर्ज को मेन स्टेशन के अंदर कोई डैमेजिंग कंसीक्वेंस बनाने से रोकता है और लाइटनिंग सर्ज की एनर्जी को लोकली यहाँ अर्थ की तरफ ड्रेन या बाईपास कर देता है। लाइन और अर्थ के बीच में लगाया गया लाइटनिंग अरेस्टर नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस की कंडीशंस पे एक हाई रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो नॉन कंडक्टिव स्टेट है वो लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू नेग्लिजिबल लीकेज करंट को अलाउ करती है। लेकिन अगर ओवर वोल्टेज स्ट्राइक करती है तो लाइटनिंग अरेस्टर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस का काम करता है और वो हाई वोल्टेज सर्ज की एनर्जी को ग्राउंड की तरफ कंडक्ट करके पावर सिस्टम के जो कंपोनेंट है, सबस्टेशंस के इक्विपमेंट्स हैं और ट्रांसफार्मर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट रखता है। ट्रांसफार्मर ज्यादा नाजुक और महंगा इक्विपमेंट है तो उसे एडिशनल सेफ्टी के लिए जो ट्रांसफार्मर के बहुत करीब उसकी एचटी और एलटी बुशिंग्स के दोनों तरफ एचटी 33 केवी पे 33 के लाइटनिंग अरेस्टर और 11 केवी पे 11 केवी के लाइटनिंग अरेस्टर को भी लाइन और अर्थ के बीच में लगाया जाता है ट्रांसफार्मर के काफी करीब, ताकि अगर कोई लाइन से ट्रेवल करता हुआ लाइटनिंग ओवर वोल्टेज सर्ज ट्रांसफार्मर के नजदीक भी आ गया है तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग को डैमेज करने की बजाय लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाए। मॉडर्न 33 केवी के लाइटनिंग अरेस्टर में हम जिंक ऑक्साइड्स के वेरिएबल नॉन लीनियर रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जो लो वोल्टेज की कंडीशंस में हाई रेजिस्टेंस को रखते समय अपने आर पार नेग्लिजिबल लीकेज करंट को अलाउ करते हैं। वहीं ओवर वोल्टेज की कंडीशंस पे इनका रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस होने से ये एक सेफ लो रेजिस्टेंस पाथ लाइटनिंग सर्ज को ग्राउंड की तरफ प्रदान कर देते हैं और हमारा लाइटनिंग सर्ज ग्राउंड होने के बाद कम इंटेंसिटी का हो जाता है और वो सबस्टेशन के इक्विपमेंट को हार्म या डैमेज नहीं कर पाता। जब सर्ज की एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, सिस्टम में नॉर्मल वोल्टेज की कंडीशंस आ जाती है तो ये जो हमारे जिंक ऑक्साइड के वेरिस्टर ब्लॉक्स हैं वो दोबारा अपना हाई रेजिस्टेंस रिटेन कर लेते हैं और लाइन और अर्थ के बीच में लाइटनिंग अरेस्टर लीकेज करंट को नेग्लिजिबल स्मॉल कर देता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन क्लास के स्टेशन टाइप
मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर हम 33 kV पावर लाइंस पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी सेफ सर्ज करंट को कैरी करने की कैपेसिटी 10 किलो एम्पियर नॉर्मली होती है। जहां ज्यादा लाइटनिंग की इंटेंसिटी होती है वहां हम सर्ज अरेस्टर्स को ज्यादा करंट वैल्यूज 20 किलो एम्पियर के भी ले सकते हैं। एक सबस्टेशन में सर्किट ब्रेकर के साथ एसोसिएट आइसोलेटर का ये जो स्विचिंग अरेंजमेंट है उन्हें अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पावर फ्लो को रीडायरेक्ट या कट कर सकें, अनबैलेंस लोड कंडीशंस में बैलेंस का मैनेजमेंट कर सकें। इन स्विचेज की मदद से हम फॉल्टी पावर सिस्टम कंपोनेंट को रिपेयर और मेंटेनेंस या अपग्रेडेशन वर्क के लिए रिमेनिंग हेल्दी सेक्शन से सेपरेट आइसोलेट भी कर सकते हैं। स्विचिंग एक्टिविटी के लिए हम सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबस्टेशन में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किसी सर्किट लाइन या कंपोनेंट को डिस्कनेक्ट करने या फॉल्टेड या सेलेक्टेड सेक्शंस को बाकी बचे हुए सेक्शन से अलग थलग आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। एक सर्किट ब्रेकर सर्किट में इलेक्ट्रिक कनेक्शन को मेक और ब्रेक मैनुअली या ऑटोमेटिकली कर सकता है और हम सभी कंडीशन में नो लोड, फुल लोड या इवन फॉल्टेड शॉर्ट सर्किट हाई करंट कंडीशंस पे भी ये मेक और ब्रेक सर्किट ब्रेकर की मदद से कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर कैपेबल होते हैं कि वो फॉल्ट कंडीशंस की हाई करंट कंडीशंस पे भी सक्सेसफुली मेक या ब्रेक एक्शंस को कर सकते हैं। एक सर्किट ब्रेकर में एसेंशियली दो तरह के फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं और इन कॉन्टैक्ट्स को हम मैनुअली भी ओपन या ब्रेक कर सकते हैं और रिमोट रिले से भी इनके कंट्रोल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जब हमारे पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट आती है तो उस फॉल्ट को एक रिले सेंस करके ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है और उस ट्रिपिंग मैकेनिज्म से सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट्स ब्रेक कर सकते हैं। एक ब्रेकिंग एक्टिविटी के दौरान मूविंग कॉन्टैक्ट को इंटरनल स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से हम दूर करते हैं और सर्किट ब्रेकर के अंतर दोनों सेपरेट होने वाले कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो ब्रेकिंग और मेकिंग के दौरान आर्क प्रोड्यूस होता है उसे क्वेंच या एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसे शांत करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हुए होते हैं। 33/11 kV सबस्टेशंस पे 11 kV साइट्स में हम सर्किट ब्रेकर के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं सल्फर हेक्साफ्लोराइड मीडियम के सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल 33 kV साइट्स पर किया जाता है। सभी सर्किट ब्रेकर्स में दो तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट्स। SF6 सर्किट ब्रेकर में मेन पावर कॉन्टैक्ट्स और ऑक्सिलरी आर्किंग कॉन्टैक्ट्स के सेट्स होते हैं और जब मूविंग कॉन्टैक्ट दूर होता है तो मूविंग और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क स्ट्राइक करता है और आर्किंग के दौरान जो करंट कंटिन्यू फ्लो करता है वो न केवल हमारी सर्किट इंटरप्शन को डिले करता है, साथ ही में इससे जो हीट और फोर्सेस डेवलप होते हैं वो डेंजरस कंसीक्वेंसेस बना सकते हैं। एक सर्किट ब्रेकर को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव और सेफ तरीके से दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो मेक और ब्रेक के दौरान आर्क प्रोड्यूस होता है उसे एक्सटिंक्ट या शांत कर सके। 33 kV और उससे ऊपर 132, 220, 400 kV या 765 kV के सर्किट ब्रेकर के लिए हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस को आर्क क्विंचिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है जो आर्क के दौरान आयनाइजेशन से जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बनते हैं उन्हें कैप्चर करके एक भारी आयंस बना लेती है जो कंडक्टिविटी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने से आर्क की क्विंचिंग आसान हो जाती है। तो SF6 के पास एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके आर्क को आसानी से क्विंच करने की। ये एक इनर्ट हैवी गैस है जिसमें बहुत बेहतरीन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। जब हम हाई प्रेशर के साथ सल्फर हेक्साफ्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल से भी बेहतर हो जाती है। इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होते, आर्क को क्विंच करने की इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है। ब्रेकर में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में जब सेपरेशंस होता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट के द्वारा हाई प्रेशर की सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस को यहाँ आर्किंग पोजीशंस पे इस तरह से ब्लो किया जाता है कि वो रेडियल और एक्सियल मूवमेंट से आर्क को डिफ्यूज और कमजोर कर देती है और फर्स्ट करंट जीरो पे ही आर्क शांत हो जाता है। हर सर्किट की स्विचिंग के लिए एक सीरीज में सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ होता है और जब इस सर्किट में कोई फॉल्ट
डेवलप होती है तो फॉल्ट को रिले से सेंस करके इस सर्किट ब्रेकर के ट्रिप मैकेनिज्म से इस फॉल्टी लाइन को हम सबस्टेशन से आइसोलेट कर देते हैं और हमारे सबस्टेशन के रिमेनिंग हेल्दी पार्ट की सप्लाई को कंटिन्यू मेंटेन रखा जा सकता है। अगर ट्रांसफॉर्मर के किसी सेक्शंस में फॉल्ट आ गई है तो दोनों तरफ के सर्किट ब्रेकर इस फॉल्टी सेक्शन को सेपरेट कर सकते हैं और बचे हुए दूसरे ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम इनकमिंग पावर को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ दूसरी साइड में आउटपुट फीडर डिस्ट्रीब्यूटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बस सेक्शन के पास किसी सर्किट ब्रेकर या बस सेक्शंस में कोई फॉल्ट आ जाती है तो हमें, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक सिंगल बस सिस्टम्स इस्तेमाल किए हुए हैं, ऑक्सिलरी डबल बस अरेंजमेंट जैसी फैसिलिटीज यहाँ नहीं है, तो पूरे सबस्टेशंस को शट डाउन लेके रिपेयर मेंटेनेंस करने के बाद ही हम सप्लाई को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर के सीरीज में हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम किसी फीडर या इक्विपमेंट को मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क के लिए रिमेनिंग सर्किट से आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेटर की इंटरलॉकिंग होती है सर्किट ब्रेकर और एक अर्थिंग स्विच के साथ। अगर सर्किट ब्रेकर ऑन है तो ऐसी कंडीशन में हम आइसोलेटर के कॉन्टेक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं सर्किट ब्रेकर की ओपन कंडीशंस पे जब हम आइसोलेटर को ओपन करते हैं तो आइसोलेटर की लाइव लाइन साइड्स एक अर्थिंग स्विच से ग्राउंड कनेक्ट हो जाती है ताकि लाइन में जो स्टैटिक इंड्यूस्ड चार्जेज हैं वो ग्राउंड हो जाए और ऑपरेटिंग पर्सनल को लाइन पे रिपेयर मेंटेनेंस करते समय पूरी सेफ्टी इंश्योर हो जाए। एक 3 पोल के आइसोलेटर्स में हर पोल के लिए 3 पोस्ट इंसुलेटर की स्टैकिंग्स हैं और जो सेंट्रल इंसुलेटर पोस्ट है उसमें एक ट्यूबुलर या फ्लैट रोटेटिंग मूविंग कॉन्टैक्ट है जिसे हम यहाँ स्प्रिंग होल्डिंग फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के बीच में कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हैं स्प्रिंग टाइप वो दोनों साइड के पोस्ट इंसुलेटर के ऊपर लगाए हुए हैं। मूविंग कॉन्टैक्ट का जो रोटेटिंग मूवमेंट है मेक या ब्रेक करने के लिए वो एक मैकेनिकल टाई रोड से किया जाता है जिसे हम नीचे की पोजीशन से एक ड्राइविंग लीवर मैकेनिज्म से एक्चुएट कर सकते हैं। अगर हम एक आइसोलेटर को मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं तो एक हैंड ऑपरेशन से इस मूवमेंट को किया जा सकता है और रिमोट कंट्रोल की कंडीशंस में एक आइसोलेटर के ऑपरेशन को मोटराइज्ड भी किया जा सकता है। असल में एक सबस्टेशंस पे लोड कंडीशंस के साथ किसी भी लाइन या इक्विपमेंट का मेक या ब्रेक कनेक्शन सर्किट ब्रेकर से किया जाता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर के अंदर कॉन्टैक्ट की पोजीशंस को हम बाहर से देख नहीं सकते। आइसोलेटर हमें एक विजिबल इंडिकेशंस देता है सर्किट में कॉन्टैक्ट्स की इलेक्ट्रिक पोजीशंस के बारे में और उस विजुअल इंडिकेशन से मेंटेनेंस वर्क को सेफली करना एश्योर हो जाता है। हम इस सेफ्टी को और इनहेंस करने के लिए आइसोलेटर के साथ एक अर्थ स्विच का इस्तेमाल करते हैं और जब हम लाइन को आइसोलेट करते हैं तो लाइन साइड आइसोलेटर के अर्थ स्विच से ग्राउंड कनेक्ट हो जाती है और इससे हमारी सर्विस पर्सनल की सेफ्टी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। हम एक क्लोज्ड रिंग मैन में आइसोलेटर का इस्तेमाल सेक्शनलाइजेशन के लिए कर सकते हैं और जब हम एक क्लोज्ड लाइन में कोई फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तो हम अलग अलग सेक्शंस को आइसोलेटर की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। ध्यान रहे आइसोलेटर हमेशा ओपन या क्लोज नो लोड की कंडीशन में ही हो सकता है। तो हमें अगर ओपन करना है आइसोलेटर तो पहले सीरीज में लगे हुए सर्किट ब्रेकर को ओपन करना होगा और अगर एक आइसोलेटर को क्लोज करना है तो इसकी क्लोजिंग तो पहले की जाएगी और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट बाद में क्लोज किए जाएंगे ताकि जो भी आर्किंग है वो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स में ही हो। आइसोलेटर में किसी भी प्रकार के आर्क क्विंचिंग मैकेनिज्म का नहीं होने से इसे लोड कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ टेंडम नेचर के हैवी ड्यूटी आइसोलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं जो ऐसी नो लोड की लाइनें जिनमें अच्छा चार्जिंग करंट होता है कैपेसिटिव नेचर का उन्हें हैंडल करने के लिए कैपेबल होती हैं। तो उन लाइनों के साथ हम टेंडम टाइप हैवी ड्यूटी आइसोलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस लर्निंग वीडियो से इनकमिंग लाइन बस बार पे किस तरह से कनेक्ट होती है और ट्रांसफॉर्मर की एक्शन से जब वोल्टेज स्टेप डाउन होकर दूसरी बस पर आती है तो आउटगोइंग फीडर्स के कनेक्शन किस तरह से होते हैं। इन लाइनों और फीडर में लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटिंग स्विच की क्या ऐसी पोजीशन और वर्किंग है इसे हमने समझा है। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर की
की स्टेप डाउन एक्शंस को, सबस्टेशन में प्रोटेक्शन सिस्टम में CT-PT और रिले की फंक्शनिंग को, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक और पूरे सबस्टेशन की अर्थिंग को समझ रहे हैं। इन वीडियोस की मदद से आपकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।